उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव रामपुरवा में रातें जल्दी गहरी हो जाती थीं। दिन में जो खेत हरे भरे लहलहाते थे, रात को वही अंधेरे में किसी अजनबी जंगल जैसे लगते थे। हवा में सरसों के फूलों की हल्की महक होती थी, मगर रात को वो महक भी कहीं खो जाती थी। जैसे दिन के साथ साथ कुछ और भी चला जाता है। लखन सिंह ने उस रात पहली बार खाकी वर्दी पहनी थी। 22 साल का लड़का, कद काठी से ठीक ठाक, चेहरे पर अभी भी वो हल्की मासूमियत जो पुलिस की ट्रेनिंग पूरी तरह मिटा नहीं पाई थी। घर में माँ ने तिलक लगाया था, बाप ने कंधा थपथपाया था। मोहल्ले के बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्मी हीरो निकल रहा हो। मगर अब इस जीप में बैठे बैठे वो हीरो वाला एहसास कहीं पीछे छूट गया था। जीप पुरानी थी, थाने की सबसे पुरानी। उसका इंजन एक अजीब सी खरखराहट करता था जो रात के सन्नाटे में और भी ज्यादा बेसुरी लगते थे। हेडलाइट का एक बल्ब थोड़ा कमजोर था तो रोशनी सड़क पर टेढ़ी पड़ती थी, जैसे खुद भी रास्ता ढूंढ रही हो। रमेश यादव ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उम्र कोई 45 के आसपास, 8 साल की नौकरी। वो उस किस्म का आदमी था जो बहुत कम बोलता था, ना इसलिए कि वो घमंडी था, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि ज्यादातर बातें बोलने लायक नहीं होती। पहली बार है तेरी रात की ड्यूटी? रमेश ने पूछा जीप स्टार्ट करते वक्त। हाँ, डर लग रहा है? लखन ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर रमेश के चेहरे पर कुछ ऐसा था, एक शांत बेपरवाह सा भाव जो झूठ को बेकार कर देता था। थोड़ा। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जीप आगे बढ़ा दी। रामपुरवा से निकलकर जो रास्ता जाता था वो 2 हिस्सों में बंटता था। एक तरफ पक्की सड़क जो कस्बे को जाती थी, दूसरी तरफ कच्ची पगडंडी जो खेतों के बीच से गुजरते हुए बगल के गांव मैड़िया तक पहुंचती थी। रात की पेट्रोलिंग में दोनों रास्ते कवर करने होते थे। रमेश ने पहले कच्चा रास्ता चुना। खेतों के बीच जीप की रोशनी में धूल उड़ती थी। दोनों तरफ गन्ने के लंबे लंबे खेत और उनकी पत्तियां हवा में एक धीमी सी सरसराहट करते थे, मानो कोई बहुत धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आसमान में चांद था, मगर बादलों के पीछे पीछे कभी निकलता कभी छुप जाता। लखन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे याद आया कि जब बचपन में वो इन्हीं खेतों में दौड़ता था तो डर नहीं लगता था। दिन में ये खेत उसके अपने थे, मगर अब इन्हीं खेतों में कुछ था जो अपना नहीं लग रहा था। फिजूल सोच रहा हूं, उसने मन में कहा। मड़ैया गांव वाले रास्ते पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग उससे दूरी रखते थे, खासकर रात को। इसकी कोई ठोस वजह किसी के पास नहीं थी, बस एक पुरानी परंपरा थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थी। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे रात को नहीं रुकना चाहिए। लखन को यह सब पता था। उसने एक बार रमेश की तरफ देखा, मगर रमेश की नजर सड़क पर थी। जीप उस पेड़ के पास से गुजरी। लखन की नजर अनायास उस तरफ चली गई। पेड़ की जड़ों के पास अंधेरा ज्यादा गहरा था, जैसे वहां की रात बाकी जगह से अलग हो। कुछ नहीं था वहां, बस पेड़, बस अंधेरा। जीप आगे निकल गई। वापसी का वक्त था, कोई रात के 1 बजे। मड़ैया का चक्कर लगाकर दोनों रामपुरवा की तरफ आ रहे थे।
थकान थी, नींद की हल्की सी खुमारी थी। रमेश ने रेडियो चालू किया था, जिसमें से बेहद धीमी आवाज में कोई पुराना गाना आ रहा था। तभी जीप की हेडलाइट में कुछ दिखा। सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के पास कोई 50 कदम आगे एक आदमी खड़ा था। पहली नजर में कुछ असामान्य नहीं लगा। रात को राहगीर होते हैं, मुसाफिर होते हैं। रमेश ने जीप धीमे की। लखन सीधा होकर बैठ गया। आदमी की उम्र कोई 50 के आसपास लगती थी। सफेद कुर्ता धोती, पैरों में मामूली चप्पल, सिर पर एक पुरानी सी गांधी टोपी, हाथ में एक कपड़े की थैली। वो रुका हुआ था। जीप को देखकर उसने हाथ उठाया, मदद मांगने का इशारा। रमेश ने जीप रोकी। क्या हुआ? रमेश ने खिड़की से पूछा। आदमी जीप के पास आया। उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में साफ दिखा। सांवला, झुर्रीदार, आंखें छोटी छोटी। बेटा, रामपुरवा जाना है, पैर में तकलीफ है, चलने में दिक्कत हो रही है, बैठा लो। रमेश ने उसे ऊपर से नीचे देखा। कहाँ के हो? रामपुरवा का ही हूं, ओझा टोले में रहता हूं। लखन ने अचानक ध्यान दिया। ओझा टोला तो उसी के मोहल्ले के पास था, छोटी सी बस्ती। उसने उस टोले का हर घर को जान रखा था। उसने उस आदमी का चेहरा फिर देखा। कहीं देखा था क्या? नहीं। लखन ने रमेश की तरफ देखा। रमेश ने बहुत हल्के से, लगभग अनजाने में भौहें उठाई। दोनों ने एक दूसरे से बिना कुछ कहे समझ लिया। दोनों को यह आदमी पहचान में नहीं आ रहा था, मगर यह कोई वजह नहीं थी रोकने की। गांव पड़ा था, हर चेहरा याद नहीं रहता। बैठो पीछे, रमेश ने कहा। आदमी ने शुक्रिया किया और पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गया। लखन आगे था, मगर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। आदमी बैठा था, थैली गोद में रखे थे, आंखें बंद थी। जीप चली। कोई 2-3 मिनट बीते। रमेश ने आईने में देखा और बात शुरू की। वो अक्सर रात की ड्यूटी में यात्रियों से हालचाल पूछ लेता था। जागे रहने का तरीका था। ओझा टोले में कौन से घर में रहते हो? बिसेसर के बगल वाला। लखन की सांस एक पल के लिए रुकी। बिसेसर यानी बिसेसर चाचा। उनका घर लखन को याद था बचपन से। उनके घर के बगल में एक खाली प्लॉट था। वहां कोई घर नहीं था, पहले था, मगर वो घर कब का गिर चुका था। उस टूटे घर में कोई नहीं रहता था। उसने सोचा शायद गलती हुई, शायद आदमी कोई और मतलब कर रहा है। बिसेसर कौन? चमार टोले वाले? रमेश ने पूछा। नहीं, बिसेसर राम, जो नीम के पेड़ वाला घर है उनका। अब लखन का दिल थोड़ा और धीमा पड़ा। बिसेसर राम, वो नाम लखन को पता था, मगर बिसेसर राम वो तो 3 साल पहले गुजर गए थे। उनके बेटे ने घर बेच दिया था, शहर चला गया था। लखन ने धीरे से, बहुत धीरे से रमेश की बाह को छुआ। उसकी उंगलियां कांप रहे थे। रमेश ने एक पल के लिए जीप की रफ्तार कम की, फिर आईने में पीछे देखा। आदमी वैसे ही बैठा था, आंखें अब खुली थे। वो बाहर खेतों की तरफ देख रहा था। रमेश ने आगे देखा। उसका जबड़ा हल्का सा कस गया। वो एकमात्र निशानी थे जो बता रहे थे कि उसके भीतर भी कुछ बदल गया था। नाम क्या है तुम्हारा? रमेश ने पूछा, आवाज बिल्कुल सपाट। राम खिलावन। लखन के जहन में कुछ कड़का। राम खिलावन? ओझा टोले में एक राम खिलावन हुआ करते थे, लखन के बाप के जमाने के।
मगर वो तो कब के गुजर चुके थे। लखन कोई 7 या 8 साल का था, तब भी उनकी उम्र काफी थी। लखन को धुंधली सी याद थी, एक बूढ़ा आदमी, सफेद कुर्ता, गांधी टोपी, बिल्कुल इसी जैसा। जीप की खर्राहट जारी थी। लखन की नजर आगे सड़क पर थी, मगर उसका पूरा ध्यान पीछे था। उसके कानों पर एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे हवा का दबाव बदल गया हो। उसकी गर्दन के पीछे की रोएं खड़ी थी। उसने एक काम किया, धीरे से अपने फोन की स्क्रीन जलाई, जैसे कुछ देख रहा हो, और कैमरा घुमाकर पीछे की सीट की तरफ किया। स्क्रीन पर उसने देखा आदमी बैठा था, मगर उसके पैर फर्श पर नहीं थे। बहुत मामूली सी बात थी, इतनी मामूली कि शायद कोई और नोटिस ना करता। पैर थोड़े ऊपर थे, जमीन से बस 1 या 2 इंच, इतनी सी बात। मगर उस 1 या 2 इंच ने लखन की पूरी दुनिया बदल दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा रमेश को भी सुनाई दे गया होगा। उसने फोन बंद किया, उसने सांस रोकी, उसने खिड़की से बाहर देखा। रामपुरवा की रोशनियां अब दिखने लगी, करीब आ रहे थे। बस थोड़ी दूर। गांव की सरहद पर एक छोटा सा मंदिर था, हनुमान जी का। रात को भी वहां एक दिया जलता था। जीप उस मंदिर के पास पहुंची। यहीं उतार दो, पीछे से एक आवाज आई। रमेश ने जीप रोकी। लखन ने पीछे नहीं देखा, उसने सीधा आगे देखे रखा। उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, बंद होने की आवाज नहीं आई। 10 सेकंड, 20 सेकंड। रमेश ने धीरे से पीछे देखा। पिछली सीट खाली थी, दरवाजा बंद था। जैसा था वैसा, ना खुला था ना बंद हुआ था, बस खाली था। रमेश ने एक लंबी सांस ली। उसने जीप स्टार्ट की, आगे बढ़ा दी। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। थाने तक पूरे रास्ते खामोशी रही, वो खामोशी जो किसी बात से ज्यादा भारी होती है। उस रात ड्यूटी रजिस्टर में लखन ने लिखा, पेट्रोलिंग नॉर्मल, कोई घटना नहीं। रमेश ने उसकी एंट्री पढ़ी, कुछ नहीं बोला। अगले दिन लखन ने अपने बाप से बड़ी कोशिश करके बड़े आराम से पूछा, बाबा, ओझा टोले में राम खिलावन नाम के कोई थे? बाप ने चाय की चुस्की ली। हाँ थे, तू छोटा था तब, बड़े नेक इंसान थे। रात को अचानक गए थे, खेत से लौट रहे थे, बस पहुंचे नहीं। कब? यही कोई 15-16 साल पहले। लखन चुप रहा। क्यों पूछ रहा है? बाप ने देखा। कुछ नहीं, लखन ने कहा, बस याद आ गया। उस रात के बाद लखन ने उस रास्ते पर कभी रात को जीप नहीं रोकी। रमेश ने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया, और पीपल के पेड़ के पास से गुजरते वक्त दोनों में से कोई भी उस तरफ नहीं देखता था। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें ना समझना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहित और निर्मल की दोस्ती उस किस्म के थे जो पहाड़ों पर चढ़ने से नहीं बल्कि उतरने के बाद भी साथ रहने से बनती है। दोनों ने मिलकर तय किया था कि इस बार कोई मशहूर ट्रैक नहीं, कोई भीड़, कोई गाइड, कोई पहले से बुकिंग नहीं, बस नक्शा, बैग और जीपीएस। हिमाचल के एक कम जाने माने जिले में एक पुराना जंगल था जिसके बारे में किसी ट्रैवल ब्लॉग ने एक लाइन लिखे थे, यहाँ रास्ता खुद आपको ढूंढता है।
रोहित ने वो लाइन पढ़कर हंसते हुए स्क्रीनशॉट लिया था। निर्मल ने उसे सेव कर रखा था, कारण उसे खुद नहीं पता था। अक्टूबर की शुरुआत थी। ठंड अब जमीन पर उतरी नहीं थी, पर हवा में थी। उस तरह जैसे कोई चीज आने से पहले अपनी खुशबू भेजती है। दोनों ने शिमला से एक बस पकड़ी, फिर एक जीप, फिर पैदल। जब मोबाइल नेटवर्क के 3 बार से 2 बार हुए, तभी जीपीएस ने पहली बार उन्हें उस जगह की तरफ इशारा किया जिसका नाम था, कोई नाम नहीं था। कोऑर्डिनेट्स थे, डेस्टिनेशन अननेम्ड लोकेशन, डिस्टेंस 4.2 किलोमीटर, रूट recalculating, वार्निंग नो मैप डेटा अवेलेबल फॉर दिस रीजन। रोहित ने जीपीएस देखा और कहा कि शायद पुराना डेटा है। निर्मल ने मान लिया। दोनों आगे बढ़ गए। दूसरा पड़ाव। जंगल उस तरह का था जिसे देखकर पहले अच्छा लगता है और फिर अचानक ऐसा होता है कि यहाँ कोई आवाज नहीं है, चिड़िया नहीं, हवा नहीं, पत्तों की सरसराहट तलक नहीं, जबकि पेड़ हिल रहे थे। ये बात निर्मल ने नोटिस की, पर कुछ बोला नहीं। रास्ता देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरता था। दोनों ने करीब 1.5 घंटे चला। फिर जीपीएस ने कहा, डेस्टिनेशन रीच्ड। वो एक छोटी सी खुली जगह थी। बीच में एक पुराना पत्थर का चबूतरा था जिस पर काई जमी हुई थी। आसपास 3-4 पेड़ थे जिनकी जड़ें जमीन के ऊपर निकल आई थी, जैसे किसी ने उन्हें नीचे से धकेल दिया हो। चबूतरे के बीच में कुछ खुदा हुआ था, पर अक्षर किसी लिपि में नहीं थे। रोहित ने फोटो खींची। निर्मल ने हाथ लगाने से मना किया। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कदम रखने के बाद लगता है कि जमीन ने आपको पहचान लिया, जैसे आप वहां पहले भी आए हो, जैसे वो जगह आपका इंतजार कर रहे थे काफी अरसे से। दोनों ने वहां थोड़ी देर रुककर खाना खाया, पानी पिया। जीपीएस दोबारा खोला। अब अगला रास्ता दिखाने लगा 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ, जहां एक छोटा सा गांव था जहां रात गुजारने थे। वो 3 किलोमीटर चले, फिर 4, फिर 5। गांव नहीं आया। रोहित ने जीपीएस देखा, डेस्टिनेशन 0.3 किलोमीटर्स। और फिर जब वो मुड़े तो वही जगह थे, वही चबूतरा, वही काई, वही पेड़ जिनकी जड़ें बाहर निकली हुई थी। पहले दोनों हंसे। ये ट्रैकिंग में होता है, कभी कभी चक्कर लग जाते हैं, दिशाएं धोखा देती हैं। रोहित ने कंपस निकाला। उत्तर वही था जहां होना चाहिए था। फिर भी वो वापस उसी जगह पर आ गए थे। दूसरी बार उन्होंने जमीन पर निशान बनाए, पत्थर रखे, एक पेड़ पर कपड़े का टुकड़ा बांधा। सीधे चले, पलटे नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहें। 20 मिनट बाद वही जगह। करंट लोकेशन एरर, जीपीएस सिग्नल लूप डिटेक्टेड। एरर, लोकेशन डाटा इनकंसिस्टेंट। recalculating रूट, डेस्टिनेशन अननेम्ड लोकेशन 0.0 किलोमीटर्स। निर्मल ने जीपीएस बंद किया, ऑफलाइन मैप खोला, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स डाले। नक्शे पर वहां कुछ नहीं था। जंगल था, रास्ता था, पर वो चबूतरा, वो खुली जगह नक्शे पर खाली थे, सफेद, जैसे किसी ने जानबूझकर वो हिस्सा मिटा दिया हो। रोहित बोला कि शायद पुराना मैप है, पर उसकी आवाज में वो यकीन नहीं था जो होना चाहिए था। शाम उतरी तो जंगल बदल गया। वही पेड़, वही जमीन, पर रंग बदल गया था। जो धूप थी
वो नहीं रहे, और जो अंधेरा आया वो किसी और किस्म का था, भारी, जैसे कोई चीज उसमें घुली हो। दोनों ने तंबू लगाया, उसी चबूतरे से थोड़ी दूर खाना खाया, कम बोले, बैटरी बचाने के लिए फोन बंद किए, पर नींद नहीं आई दोनों को। रात के करीब 12 बजे निर्मल ने महसूस किया कि चबूतरे के पास कुछ है। तंबू की बाहर से एक आवाज नहीं थी, पर एक मौजूदगी थी। जिस तरह किसी कमरे में घुसने से पहले पता चल जाता है कि कोई अंदर है, वैसे ही उसने रोहित को नहीं जगाया। सुबह जब रोशनी आई तो रोहित ने देखा कि चबूतरे पर रात भर कोई था। इसका सबूत नहीं था, पर चबूतरे के आसपास की काई किसी एक जगह से हट गई थी, जैसे कोई वहां बैठा हो बहुत देर से। मरे हुए लोग डराते नहीं, डर तब होता है जब आपको लगे कि मरे हुए लोगों को आपकी खबर है और वो चाहते हैं कि आप भी जाने। रोहित ने वो फोटो खोली जो उसने कल चबूतरे की ली थी। फोन का स्क्रीन धीरे धीरे रोशन हुआ। फोटो साफ थी, चबूतरा था, पेड़ थे, गाय थे, और एक चीज और थी जो कल नहीं थी। चबूतरे के पीछे एक परछाई थी, लंबी, किसी इंसान की, पर उस वक्त वहां सिर्फ रोहित था। निर्मल फोटो खींचते वक्त 5 कदम पीछे था और उसकी परछाई एक अलग दिशा में पड़ रहे थे। रोहित ने फोटो जूम की। परछाई का एक हाथ उठा हुआ था, जैसे इशारा कर रही हो किसी चीज की तरफ। उसने फोन वापस जेब में रख लिया। निर्मल को कुछ नहीं बताया, पर निर्मल जानता था उसने भी रात को वो परछाई देखे थे, तंबू की दीवार पर, बाहर से, पर बाहर कोई था नहीं। तीसरे दिन की सुबह जब वो दोबारा निकले तो एक बुजुर्ग मिला। रास्ते में बैठा था, लकड़ी काट रहा था। उसने दोनों को देखा और रुक गया। उसने कहा, उस चबूतरे से दूर रहो। रोहित ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने जवाब देने की जगह एक सवाल पूछा, रात में तुम्हें कितनी बार उठकर पानी पीना पड़ा? दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों को बार बार प्यास लगी थी। दोनों ने सोचा था थकान की वजह से। बुजुर्ग ने कहा, वो जगह पीती है, जो भी वहां रात को गुजरता है उससे कुछ ले लेती है, छोटी छोटी चीजें, पहले प्यास, फिर नींद, फिर आवाज, फिर। उसने रुककर लकड़ी उठाई और चल दिया। वाक्य अधूरा छोड़ गया। निर्मल ने उसके पीछे आवाज लगाई। बुजुर्ग ने मुड़कर तक नहीं देखा। कुछ खतरे ऐसे होते हैं जिनसे बचकर निकलने के बाद भी कुछ हिस्सा वहीं रह जाता है। आप पूरे नहीं लौटते, बस ये पता नहीं चलता कि क्या गया। उस दिन वो निकले और बिना जीपीएस के चले, सिर्फ सूरज देखकर, सिर्फ रास्ता देखकर। इस बार रास्ता मिल गया, गांव आया, बस मिली, शहर पहुंचे, पर कुछ था जो नहीं बदला। रोहित को उस रात के बाद से सपनों में वो चबूतरा दिखता है, वही परछाई, वही उठा हुआ हाथ, पर अब वो हाथ रोहित की तरफ नहीं, उसके पीछे किसी चीज की तरफ इशारा करता है। रोहित कभी मुड़ कर नहीं देखता, सपने में भी नहीं। निर्मल की आवाज बदल गई है, वो हल्की हो गई है। वो खुद नहीं जानता, उसके दोस्त जानते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। उस ट्रैक की कोई भी फोटो रोहित ने किसी को नहीं दिखाई। वो फोटो जिसमें परछाई थे वो उसने डिलीट करने की कोशिश की। फोन ने डिलीट किया, पर हर बार जब वो अपना फोटो रोल खोलता है तो फोटो आखिरी में होती है उसी कोऑर्डिनेट्स पर, डेस्टिनेशन अननेम्ड लोकेशन, डिस्टेंस, एरर
This location does not exist, but you have been here before. 3 महीने बाद रोहित ने एक पुरानी हिमाचली लोक कथा पढ़ी। उसमें एक जगह का जिक्र था जिसे घूम स्थान कहते हैं। ऐसी जगह जो किसी की मौत की वजह से पवित्र हो गई हो, पर जिसे जमाने ने नाम देना ठीक नहीं समझा। ऐसी जगह नक्शे में नहीं डाली जाती, क्योंकि जो नक्शे में नहीं होता उसे ढूंढ कर जाना मुश्किल होता है, और जो जाता है वो पूरा नहीं लौटता। रोहित ने वो आर्टिकल बंद किया, जीपीएस खोला। उसी कोऑर्डिनेट्स पर एक पिन था जो उसने कभी नहीं लगाया था, और उस पिन का नाम था घर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।